बाबा जी मेरे पिछले 2 प्रोजेक्ट मार्केट में पूरी तरह फेल हो गए। आधे फ्लैट्स की चाबी तो अभी भी मेरे ऑफिस में पड़ी है। ये वाला प्रोजेक्ट अगर सक्सेस नहीं हुआ बाबा जी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। बाबा जी कुछ कीजिए। इस दुनिया में सब कुछ आदान प्रदान ही है बेटा। आप किसी भी तरह से मेरा ये प्रोजेक्ट निकाल दीजिए, फिर आप मुझे आदेश दीजिए, मैं कुछ भी देने को तैयार हूं। लेने वाला भी वो, देने वाला भी वो। उसे जब लेना होगा, जो लेना होगा वो ले लेगा। फिक्र मत कर, चमत्कार होगा। बाबा जी के आशीर्वाद से देखना सब ठीक। ये क्या है? बेडरूम की सेफ टूटी पड़ी है, मेरा सारा ज्वेलरी और कैश भी गायब है। मैं तो पूरा बर्बाद हो गया। थैंक गॉड मेरा वीडियो गेम बच गया। देखो ना पापा, चोरों ने मेरे वीडियो गेम को टच तक नहीं किया। यहाँ सब कुछ चला गया और तुझे तेरे वीडियो गेम की पड़ी है। जब माँ ऐसी है तो बेटा कैसा होगा? बेटा आपका है, ओके? इसमें गुण भी आपके ही होंगे ना। अब आपको तो पैसों के अलावा कुछ दिखता नहीं है, तो इसे भी अपने सामने कुछ नजर नहीं आता है। इसमें मैं बीच में कहां से आ गई? बेफालतू में। ऐसे आ गई हो तुम बीच में। अब बात समझ में आई कि रिपीट करूं? हाँ? हमें पुलिस में तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए साहब। नहीं बाबूजी, मेरे खून पसीने की कमाई थी, सारी की सारी चली गई। कुछ नहीं छोड़ा चोरों ने, कुछ नहीं छोड़ा। पैसा गया तो गया बाबा जी, पर लॉकर में मेरे नए प्रोजेक्ट के कागजात थे। वो कागज मुझे मिल जाए नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और मैं जानता हूं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। आप मुझे वो कागज दिला दीजिए कैसे भी, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बच्चा, तेरा यही भरोसा मुझे मजबूर कर देता है। ये ले, इसे उसी जगह रख देना जहां से तेरे कागज गायब हुए थे। 3 दिन के बाद तेरे घर के पास, पहले पीपल के पेड़ के पास इसे छोड़ा। चमत्कार होगा। चमत्कार हो जाना चाहिए। पूरी कंस्ट्रक्शन फिर तो मेरे कागज है, सारे के सारे। ये तो चमत्कार हो गया। सच में बाबा जी महान है। सच में बाबा जी बहुत महान है। बाबा जी की जय। बाबा जी की जय। बाबा जी की जय। साहब, मेरे साहब का इकलौता बेटा लापता है साहब। 2 दिन हो गए हैं साहब, ना तो रमन लौट कर आया, ना उसकी कोई खबर। और उसके मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवाने के लिए तुम्हें भेजा है। वैसे कौन है ये महान माँ बाप? पुरी साहब बड़े बिल्डर हैं साहब। वो पूरी कंस्ट्रक्शन वाले? जी जी, वही। गुमोनपुरी जी। पाटिल, इसकी कंप्लेंट लिखो। जी। ऐसा मत कहो बाबा, वो मेरा इकलौता बेटा है, मेरा भतीजा और मेरा बेटा। इन्हीं की खातिर तो सब कुछ कर रहा हूँ बाबा। अगर मेरे रमन को कुछ हो गया तो क्या बचेगा मेरे पास बाबा? आज तक जो कमाया गवाया सब बेमतलब हो जाएगा।
आप चमत्कारी हो बाबा, आप मेरे कागज मुझे लौटा सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। बस कैसे भी करके मेरे बेटे को मुझे दिला दो, मैं सब कुछ करूंगा, आप जो कहेंगे मैं करूंगा, बस मेरे बेटे को दिला दो वापस। इसका तिलक कर कर पूरे विधि विधान के अनुसार 3 दिन तक मेरा पूजन करना, चमत्कार होगा। बाबा मैं पुलिस में जाऊं या नहीं जाऊं? एक साधे सब सधे, तुझे जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास है तू उसी की शरण ले, लेकिन सिर्फ उसी की। बाबा जी, इसके बेटे को लौटाने का चमत्कार कैसे करेंगे हम? वही तो हम भी सोच रहे हैं। रमेश तो पुलिस को क्यों लेके आया? क्योंकि उसका कहना है कि आपका बेटा 2 दिन से घर से गायब है और उसकी पुलिस कंप्लेंट लिखवाने के लिए वो पुलिस स्टेशन आया था। हमारा बेटा गायब? रमन गायब? अरे साहब जी, आप ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हैं? रमन बेटा गायब ही तो है ना, वो 2 दिन पहले स्कूल गया था, तब से लौटा कहाँ है? चुप, क्या बकवास कर रहा है तू? ऐसी कोई बात नहीं सर, रमन घर से गया है, इसे पता ही। तो एक्चुअली सर रमन कहीं गायब नहीं हुआ है, स्कूल ट्रिप पे गया है। किधर गया है? हाँ, खंडाला। वो इसे दिखा नहीं तो इसने, और वैसे भी सर रमन को इसने बचपन से पाला है, इसलिए उसको लेके बहुत ही ज्यादा जज्बाती है। हमसे अगर पूछते तो हम बता देते इसे। आई एम रियली सॉरी ऑन हिज बिहाफ। जब भी रमन वापस आता है तो हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। चलो सर, विचित्र नहीं वाटत? नौका का कहना है कि बच्चा गायब है, लेकिन माँ बाप कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। माई बाप नहीं, सिर्फ बाप, क्योंकि बोलने का काम सिर्फ वो कर रहा था, बाकी के सब लोग खामोश थे। और बच्चा मिसिंग होने के बाद पे किसी के चेहरे पे सरप्राइज भी नहीं था। रमेश झूठ नहीं बोल रहा है, ये लोग कुछ तो छुपा रहे हैं। रमन के स्कूल से पता करो कि रमन के स्कूल की ट्रिप खंडाला गई थी या नहीं गई थी। अगर गई भी थी तो उनके साथ रमन था या नहीं था। ये सब पता करने के बाद ही हम लोग सोच सकते हैं कि हमें क्या करना है। हो सर। ज्यादा घी पिला दे रहा है तुझे, और कुत्तों को तो घी हजम नहीं होता, तो तुझे कैसे होगा? मुझे माफ कर दो साहब। भैया मुझसे बिना कुछ तो पुलिस में क्या? मुझे माफ कर दो साहब जी, मैं तो रमन बाबा की खातिर पुलिस की। अरे बस भी कीजिए आप, एक तो मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है और आप लोग हैं कि तमाशा करना है ना आपको। प्लीज अंदर जाइए और किसी कमरे में कीजिए। आज के बाद अगर तूने स्मार्ट बनने की कोशिश की ना तो तेरे तोड़ दूंगा मैं। हाँ ठीक है, मैं बात करता हूँ। आई विल कॉल लेटर। बोलो पाटिल। स्कूल से पता किया, स्कूल से खंडाला गया, कहीं भी कोई पिकनिक नहीं गई है। और रमन भी 3 दिन से स्कूल नहीं गया। इनफैक्ट प्रिंसिपल का कहना है कि 3 दिन पहले पूरी ने स्कूल में फोन किया था, ये पूछने के लिए कि रमन स्कूल से घर क्यों नहीं लौटा। यानी कि पूरी झूठ बोल रहा है और उसके घर वाले खामोश रहकर उसका साथ दे रहे हैं। अगर पूरी को पता है कि रमन गायब है तो फिर उसने हमारी मदद क्यों नहीं मांगी? सर, इस पूरे केस और इस पूरी फैमिली दोनों का मैंने बैकग्राउंड चेक किया कि रमेश और पूरी पंजाब के एक ही गाँव को बिलोंग करते हैं। रमेश का फादर पूरी के यहाँ पे पहले ड्राइवर का काम करता था, उसके मरने के बाद रमेश ने वही काम करना शुरू कर दिया। और इस रमेश को चीलम पीने की आदत। इसके अलावा पूरी और उसकी बीवी की कुछ बनती नहीं है। पूरी और उसका छोटा भाई यश काम तो एक साथ करते हैं, लेकिन दोनों के बीच रिश्ता अच्छा नहीं। यश और उसकी बीवी, इन दोनों के बीच का रिश्ता नॉर्मल। उनका एक बेटा है राघव। रमन 3 दिन पहले स्कूल गया लेकिन लौटा नहीं। अब पूरी फैमिली में से किसी के आने के बजाय रमेश ही कंप्लेंट लेके क्यों आता है, इस बात का पता नहीं चला। आप लोगों में से कोई बताएगा मुझे कि रमन के गायब होने को लेकर आप लोगों ने जो झूठ बोला है उसकी वजह क्या है? देखिए, रमन का अगर किडनैप हुआ है और किडनैपर के डर से आप लोग हमें इस केस में इन्वॉल्व नहीं करना चाहते तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। यकीन मानिए, हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं। सर, भाई साहब ने आपसे कहा ना कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी हेल्प की जरूरत होगी तो हम मांग लेंगे आपसे। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि रमन उस स्कूल ट्रिप पे गया था और स्कूल के प्रिंसिपल को अपने स्कूल की ट्रिप कोई खंडाला गई थी ये बात पता ही नहीं है। देखिए, झूठ 2 तरह के लोग बोलते हैं, एक जिनके साथ गलत होता है और उनकी मजबूरी होती है, और दूसरे वो जो खुद गलत होते हैं। पहली तो कैटेगरी में आप लोग नहीं है
तो मजबूरन मुझे आपको दूसरी कैटेगरी में बिठाना पड़ेगा। सर ये सच है कि रमन लापता है और हम लोग आपके पास आने भी वाले थे, लेकिन बाबा जी ने। सर एक्चुअली हम नहीं चाहते थे कि हम पुलिस में जाएं और रमन की जान को कोई खतरा आ जाए। खतरा है मतलब? उसे किडनैप किया गया है, रैंसम मांगी गई है, हुआ क्या है? सर अगर ऐसा भी हुआ होता तो हम दे देते, लेकिन सच तो ये है कि हमें खुद नहीं पता कि हमारे रमन के साथ हुआ तो हुआ क्या। अच्छा वाला उस दिन स्कूल गया था लेकिन लौट के नहीं आया। हमने अपने लेवल पे हर जगह पूछताछ की, किसी ने उसे देखा ही नहीं, किसी को कुछ पता ही नहीं। ओके। ये सब चीजें आपको पुलिस स्टेशन में आकर कहनी होगी। बच्चा 3 दिन से गायब है और फिरौती के लिए कोई कॉल भी नहीं आया। इसका मतलब बच्चे का जो उठाना है वो पैसे के लिए नहीं है। सर मैंने वैसे पता किया है, इस पूरी का कोई खास दुश्मन है नहीं, हाँ कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं। इसका मतलब ये है कि घर का कोई दुश्मन है जो ये काम कर रहा है। सर घर का दुश्मन? पाटिल तुमने बताया था कि पुरी ने यश का रास्ता बार बार काटा है। कहीं यश तो ये हरकत नहीं कर रहा है अपना अकाउंट सेटल करने के लिए? एक काम करो, उसका भाई खाता खोलो, उसने किससे क्या लिया था, किससे क्या दिया था, ह्याची सगळ्यांची माहिती मला पाहिजे। होय सर। आणि आता जो बाबा की तस्वीर लगाई थी ना, उसके बारे में पता करो, ये बाबा शैतान के नजदीक है या भगवान के। और रमन के स्कूल के बाहर भी पता करो कि उस दिन रमन को स्कूल से बाहर निकलते हुए किसी ने देखा था या नहीं। होय सर। इस यश के बारे में पता किया, उसका पास्ट काफी क्लियर है, उसके सर्कल में भी ऐसा कोई नहीं है जिस पे हम डाउट कर सकें। उसके फोन रिकॉर्ड्स का क्या कहना है? किडनैपिंग के दिन, उससे कुछ दिन पहले और उससे कुछ दिन बाद उसके फोन लोकेशन के पैटर्न बिल्कुल सेम है, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर। किडनैपिंग के दिन और उस वक्त भी वो ऑफिस में ही था। इसके अलावा और एक बात, यश के कॉल रिकॉर्ड्स में एक ऐसा नंबर है जिससे घंटों लगातार बातचीत होती है। किसका नंबर है? उसकी भाभी पार्वतीपुरी का। यानी कि मुझे भी ऐसा ही लगता है सर, उन दोनों के बीच शायद कुछ है। और वो स्कूल के आजू बाजू में पूछताछ की? जाधवला पाटोल है, आता ही होगा। और वो अर्धनारीश्वर बाबा? सुरेश रस्तोगी इसका नाम। पहले हलवाई था, 2 साल पहले धंधा बर्बाद हुआ तो बाबा बन गया। 2 साल में इसने काफ़ी नाम कमाया है, हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स हैं। ये पूरी फैमिली इसकी बहुत बड़ी भक्त है। इसके आशीर्वाद के बिना घर में कोई काम नहीं होता। तो ये जो हुआ है कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरा बाबा के आशीर्वाद से हुआ है? क्योंकि उस दिन पूरी ने अपनी बीवी को आंख दिखाकर चुप तो करवा दिया था। हम लोग आपके पास आने भी वाले थे, लेकिन बाबा जी ने। लेकिन तब तक वो बोल चुकी थी कि इसी बाबा ने उसे हमारे पास आने से रोका था। अगर इसका हाथ होगा भी तो ये खुद से थोड़ी मानेगा। इस बाबा अर्धनारीश्वर को मिलने का वक्त आ गया है। चलो। आज पूरे 3 दिन बीत गए, आपकी तरफ से पूरी फैमिली को कोई कॉल नहीं गया कि आपको कितना पैसा चाहिए और कहां चाहिए। पूरी फैमिली के एक मेंबर ने यह बयान दिया है कि रमन के गायब होने के पीछे आप ही का हाथ है और इसीलिए पूरी को आपने हमारे पास न आने की सलाह दी थी। आपको अवश्य ही कोई भ्रम हो रहा है। विक्टिम के फैमिली का बयान कोर्ट में क्या मायना रखता है समझते हो ना? इसलिए जो भी पता है वो हमें बता दीजिए, वरना जेल की कोठरी आपको सूट नहीं करेगी। अरे वो तो हमारा मंदिर है, वहीं तो हमारे कृष्ण कन्हैया का जन्म हुआ था। अब हमारे संध्या वंदन का समय हो रहा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो जय चमत्कार होगा। हाँ, मिस्टर यशपुरी, सब लोग जानते हैं कि तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हें कभी तरक्की नहीं करनी थी ताकि तुम उससे आगे निकल जाओ, और इस बात को लेकर तुमने उसके एकलौते बेटे को अगवा किया। अब सिर्फ 2 सवाल है कि रमन जिंदा है या नहीं, और अगर वो जिंदा है तो कहाँ है? आप जानते हैं कितना घटिया और गिरावा इल्जाम आप मुझ पर लगा रहे हैं। मेरे और जगमोहन भाई साहब के बीच मनमुटाव है भी, तो भी रमन का उससे क्या लेना देना? अरे बच्चा है वो, मैं उसे कैसे? आप गलत जा रहे हैं, मेरा कोई लेना देना नहीं उसकी। एक मिनट, मेरी वाइफ का कॉल है। हेलो नैना। हेलो यश, राघव कहीं नहीं मिल रहा। लेकिन कैसे? मुझे नहीं पता, कैसे बाहर खेल रहा था, मैं दोबारा देखने गई, था ही नहीं। राघव, यश, मैंने सब जगह देख लिया। तुम जल्दी से घर आ जाओ प्लीज, और पुलिस को लेके आना, जल्दी आओ। जाओ। सर राघव इज मिसिंग। वो बाहर ही खेल रहा था। राघव, राघव, बेटा चलो अंदर। मम्मी 2 मिनट आता हूँ। राघव खाना ठंडा हो रहा है, मम्मी प्लीज। तुम्हारे 2 मिनट अभी तक।
कैमरे की फुटेज देखनी है। सर इस लैपटॉप पे सारी फुटेज है। वो बॉल लेने के लिए सड़क की तरफ गया और कैमरे के रेंज से बाहर हो गया। ये बच्चों को देखने वाला तुम्हारा नौकर रमेश कहाँ था इस वक्त? जी वो तो उसी दिन काम छोड़कर चला गया था। काम छोड़कर चला गया था जी। अचानक? पर क्यों? वो सर दरअसल उस दिन भाई साहब ने कुछ ज़्यादा ही मार दिया था। आज के बाद अगर तूने स्मार्ट बनने की कोशिश की ना तो तेरे तोड़ दूंगा मैं। तो इसलिए अगले दिन वो गाँव चला गया। जी आपके भाई साहब कहाँ पर हैं? सर वो ऑफिस में है, मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, बस आते ही हैं। इस रमेश का गांव का पता और नंबर तो होगा ना आपके पास? जी सर। सर रमेश का नंबर स्विच ऑफ। उसके गांव के नंबर से बात हुई लेकिन वो वहाँ नहीं पहुँचा है। उस दिन रमन के गायब होने की खबर हमें देने चलते पूरी ने उसे बहुत मारा था और बुरी तरह बेइज्जत भी किया था, जिसके दूसरे दिन उसने काम छोड़ने का फैसला किया और गांव चला गया, लेकिन वो गांव भी नहीं पहुंचा। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि रमेश ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए राघव को किडनैप किया हो? पॉसिबल। इस रमेश की तस्वीर शहर के हर थाने में भेज दो, इसका मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हो सर। जब मैं स्कूल से बाहर निकलकर रोड क्रॉस कर उस स्पॉट पे पहुंचा जहाँ पे मैं अपने ड्राइवर का वेट करता हूँ, तब मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई है। तो वहाँ पे एक बड़ी मूछें वाला इंसान था, उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी। उसके बाद क्या हुआ और वो जगह कैसी थी? कोई मकान या कोई गोडाउन या और कुछ? वहाँ पर बहुत अंधेरा था, मेरे हाथ पैर भी बंधे हुए थे रस्सी से, मैं चल भी नहीं सकता था। तुमने वहां पर किसी की आवाज सुनी? मैं किसी से बात करते हुए किसी को सुना या किसी की आने जाने की आवाज? नहीं अंकल, वहाँ कोई भी आवाज नहीं थी। जहाँ पर मैं था वहाँ पर बहुत सारे कबाड़ी वाले सामान था। वहीं पर एक लोहा था, मैंने उससे अपने हाथ की रस्सी रगड़ी, अपने पैर की रस्सी खोलकर वहां से भाग निकला। तो भागकर तुम घर तक आ गए। तो जिस रास्ते से तुम घर तक आ गए तो वो रास्ता तो तुम्हें याद होगा ना? कुछ देखा वो रास्ते पे तुमने? किस डायरेक्शन से तुम आए? मुझे नहीं पता अंकल, मैं बस वहां से भागा और सीधा अपने घर के पास रुका। ठीक है, झूठ बोल रहा है लड़का। आपका मतलब है कि वो किडनैप नहीं हुआ था? क्या हुआ था और क्या नहीं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात तो तय है कि ये जो भी बता रहा है वो सब झूठ बोल रहा है। उसने बताया था कि उसने अपनी रस्सियां लोहे के एंगल पे रगड़ रगड़ कर काटी है। लोहे के एंगल में तो चक्कू जैसी धार नहीं होती है। हाँ, वो काटी भी जा सकती है, लेकिन उसके लिए बहुत वक्त लग सकता है और वो काटते समय उसके हाथ में खरोच आने के बहुत चांसेस है, जो कि उसके हाथ पे एक भी खरोच नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर 3 दिन से ये लड़का रस्सी से बंधा पड़ा हुआ है तो उसके हाथ पर रस्सियों के निशान नहीं तो सूजन होनी चाहिए। तो दोनों चीजें उसके हाथ पर नहीं दिखाई दे रही है। मुझे तो लगता है कि फिल्मों के सीन जोड़कर ये कुछ मनगढ़ंत कहानी बता रहा है अपने को। सर वो सिर्फ 12 साल का है, ऐसा क्यों करेगा? वो तो पता करना है, नजर रखो उस पर। वही सर। साहब स्कूल छूटने के बाद वो लड़का वही खड़ा रहता था, पर उस दिन एक सफ़ेद कलर की गाड़ी आई। मेरे पास कस्टमर आने की वजह से मैं उसको देख नहीं पाया, और शायद वो लड़का उसी गाड़ी में गया, सफ़ेद कलर की। अगर वो गाड़ी तुम्हें दिखाई जाए तो तुम पहचान पाओगे? जी साहब। पाटिल, जब हम पुरी के घर गए थे तब इसी मेक की और इसी कलर की गाड़ी थी ना वहाँ पे? वही सर, यश की। लेकिन सेम मेक और सेम कलर की गाड़ी इस शहर में कई रईसों के पास होंगी। लेकिन वो सब गाड़ियों का कनेक्शन रमन के साथ तो नहीं है ना, लेकिन यश का तो है। जब मैं स्कूल से बाहर निकलकर रोड क्रॉस कर उस स्पॉट पे पहुंचा तो वहां पे एक बड़ी मूछें वाला इंसान था। जहां पर मैं था वहां पर बहुत सारे कबाड़ी वाले सामान था। पाटिल, मानता हूँ कि कोई सॉलिड क्लू नहीं है, लेकिन तीर चलाने में क्या हर्ज है? पाटिल, कभी कभी उड़ते हुए तीर निशाने पर लग जाते हैं। अरे आज भी आया मुझे पिकअप करने। कमाल है आपकी फैमिली। आपके घर से आपका बच्चा गायब हो जाता है और उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने भी कोई नहीं आता है। फिर बच्चा खुद घर पे वापस आता है
और अपने किडनैपिंग की एक मनगढ़ंत और बहुत ही खूबसूरत कहानी सुनाता है। फिर यह पता चलता है कि बच्चे का किडनैप हुआ ही नहीं है, बल्कि वो अपनी मर्जी से खुद अपने एक दोस्त के साथ चला जाता है। ये क्या कर रहे हैं? पूछिए अपने बच्चे से। बोल बेटा, क्या हुआ था, बता। मम्मी पापा हमेशा झगड़ा करते थे, मुझे जरा सा भी अच्छा नहीं लगता था। उस रात भी ये लोग ने झगड़ा किया था, इसलिए मैं घर से चला गया था। किस बात पर हम दोनों का झगड़ा हुआ था? सर घर की बातें घर पे रहने देते, और वैसे भी रमन तो वापस आ ही गए। आप प्लीज राघव को ढूंढिए, 2 दिन हो चुके उसे घर से गायब हुए, प्लीज। सर रमेश हाथ लग गया, घोड़बंदर में फ्रेंड के यहाँ रुका था, लॉकअप में। राघव कहाँ है? राघव? मुझे क्या पता साहब, मुझे नहीं पता साहब, घर में होगा साहब। झूठ बोल रहा है? हाँ? झूठ बोल रहा है? हाँ? तेरे को पता नहीं कि राघव का किडनैप हुआ है? देख, सच सच बता दे, राघव कहाँ है? साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मुझे नहीं पता कि राघव कहाँ है साहब। मैं परेशान हो गया था साहब, बचपन से पिटता आ रहा था अपने साहब से साहब। जब उनका बेटा खोया तो साहब मैं आप लोग के पास सब रिपोर्ट लिखाने आया था साहब। मेरे मालिक ने साहब मुझे खूब मारा साहब। ज्यादा घी पिला के ना। फिर मैंने सोचा कि बस अब नहीं सहूंगा साहब। मैं अपने एक दोस्त के पास चला गया साहब। मैंने सोचा कि साहब मैं वहां जाके कुछ नया काम धंधा करूंगा साहब, इज्जत की रोटी कमाऊंगा साहब। अब ये कुत्ते की जिंदगी नहीं जीना साहब। बाबा जी, अगर मैं अपने खाल के जूते बना के भी आपको पहनाऊं ना तो भी कुछ नहीं। इतना बड़ा एहसान किया आपने मुझ पर, मेरे बच्चे को मुझे वापस दिला दिया। आप महान। बाबा जी, मैं आपके पैर छूकर माफी मांगता हूँ। पुलिस को मैंने नहीं बुलाया। अगर आपको फिर भी यकीन नहीं होता तो आपका जूता मेरा सर। बाबा, जैसे आप रमन को ढूंढ के लाए हैं, मेरे राघव को भी ढूंढना ही है ना, प्लीज बाबा, मेरे राघव को भी ढूंढना है। चमत्कार होगा। प्लीज मेरा मूड नहीं है। एक तो राघव का कुछ पता नहीं चल रहा है और तुम्हें ये सब सूझ रहा है अभी। तुम्हें क्या लगता है मैं परेशान नहीं हूँ राघव के लिए? लेकिन हमारे परेशान होने से कुछ होगा क्या? वो तो लौट आए, लेकिन हमें ऐसे मौके रोज रोज कहाँ मिलेंगे? मैंने कहा ना मेरा मूड नहीं है। एक तो ये राघव का पता नहीं चल रहा है, ऊपर से रमन के तमाशे की वजह से पुलिस हमें और टेढ़ी नजरों से देखने लगी है। मुझे तो डर लगने लगा है कि कहीं किसी को हमारे रिश्ते के बारे में ना पता चल जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जब इतने सालों में हमारे बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम पड़ा है, तो अब भी किसी को कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। ट्रस्ट मी। ये बाबा अर्धनारेश्वर का क्या चक्कर है? मेरे मालिक पुरी साहब उनके बहुत बड़े भक्त हैं साहब, और हाँ नैना मैडम भी साहब। और साहब ये बाबा जी बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं साहब। कई बार तो हमारे पुरी साहब के ऊपर उन्होंने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए साहब। चमत्कार? कैसे चमत्कार? ये तो मेरे कागज हैं, सारे के सारे। ये तो चमत्कार हो गया। तो तुमने वो पेपर खुद देखे थे? हाँ साहब, मैंने खुद अपनी आंखों से देखे साहब, क्योंकि पुरी साहब के साथ मैं हमेशा था साहब। बाबा जी ने जैसा जैसा कहा साहब बिल्कुल वैसा ही निकला साहब। साहब पुरी साहब आपसे मिलने आए। तो ये मिस्टर पुरी कैसे आना हुआ? देखिए सर, रमेश घर का बच्चा है। इनफैक्ट मैंने ही उसे बचपन से पाला है। ठीक है मेरी गलती थी, गुस्से में था और हाथ छूट गया। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं उसे थाने में बंद रहने दूं। मिस्टर पुरी, सिर्फ पूछताछ के लिए हम उसे लेकर आए हैं। हमारे पास आपके लिए भी कुछ सवाल है। हाँ पूछिए। आपके घर पे बड़ी चोरी हो गई थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट आपने लिखवाई नहीं, क्यों? मेरी मर्जी, मन नहीं किया इसलिए रिपोर्ट नहीं लिखवाई। मैंने कोई गुनाह तो नहीं कर दिया ना? गुनाह तो नहीं किया, लेकिन गुनाह होने के बाद खामोश रहने की भी कुछ वजह हो सकती है ना? देखिए सर, इन सब बातों का ना इस केस से कोई लेना देना नहीं है। जो काम आपको करना चाहिए वो कीजिए, राघव को ढूंढिए। हमारी फैमिली में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इन सब बातों में आपका इतना इंटरेस्ट क्यों है? अपने आवाज और अंदाज को शराफत के दायरे में रखें मिस्टर पुरी, क्योंकि आपकी फैमिली की इस क्यों और क्या की वजह से सब कुछ हो रहा है। हमें पता है आप कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन सब हम पता करके रहेंगे। फिलहाल आप जा सकते हैं मिस्टर पुरी, रमेश को लेकर। थैंक यू।
किसने मारा होगा उसे? मेरा मतलब ये है कि आपका किस पर शक? हमें कैसे पता सर, हम तो खुद ये देखकर दहल गए। लाश को पहली बार किसने देखा? सर वो मैं रोज की तरह सुबह टहलने के लिए छत पर आ रही थी तो मैंने देखा कि दरवाजा बाहर से बंद था, इसीलिए मैंने इन्हें आवाज दी। सुनिए। भाभी ने घबराकर भैया को आवाज दी और हम भी उनके पीछे चले गए। और फिर भाई साहब ने दरवाजा तोड़ा और फिर हमने वहाँ रमेश की लाश देखी। रमेश, आप लोगों ने रात में कोई आवाज़ सुनी? नहीं, वो रूम में एसी चल रहा था तो आवाज तो कोई सुनाई नहीं दी। सर एक्चुअली दिन भर के काम से इतना थक गया था, गहरी नींद आ गई। कोई उठा था रात में? नहीं सर। नहीं सर। वॉशरूम के लिए भी नहीं। आपके घर में घुसकर आपके नौकर को कोई मारकर चला जाता है और आप लोगों को पता भी नहीं चलता। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप सर? आप तो हम पर तहमत लगा रहे हैं। घर में जो लोग रहते हैं उनमें से भी तो कोई हो सकता है। आपको जिस पे शक करना है कीजिए, लेकिन प्लीज हमें हमारा बेटा वापस लौटा दीजिए प्लीज। सर घर के सीसीटीवी कैमरा बंद है। पाटिल सब लोग मिले हुए हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है जो हमसे छुपा रहे हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दें। हो सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि रमेश खुद एक किडनैपर है, किसी के साथ मिलकर उसने राघव का किडनैप किया और फिर दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ हो, इसलिए रमेश के साथी ने रमेश का कत्ल करके खुद फरार हो गया। तो ये भी हो सकता है कि रमेश खुद एक विक्टिम है और वो कुछ ऐसी बात जानता है जिसका बाहर आने से इस फैमिली के एक मेंबर नहीं तो पूरी फैमिली मुश्किल में आ सकती थी, इसलिए रमेश को खामोश किया गया। बाबा का हाथ भी तो हो सकता है, जिस तरह उसने पूरी के घर पे चोरी कराई थी उसी तरह रमेश का भी कत्ल कर दिया। पॉसिबल। इन सब लोगों की लोकेशंस और कॉल रिकॉर्ड्स का पता करो। रमेश के कत्ल के वक्त कौन कौन कहाँ था ये पता करो। वही सर। ये तो राघव की लाश पर एक भी कपड़ा नहीं मिला और उसकी बॉडी भी बहुत क्लीन थी। ऐसा लग रहा कि बॉडी को नहलाया गया है, वरना घाव के आसपास जमा हुआ खून तो मिल जाता था, लेकिन बॉडी पर खून का एक भी निशान नहीं है। सर अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही कुछ पता चलेगा। और इस पूरी फैमिली के हर मेंबर के कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किया। रमेश के मर्डर के दिन ये सब अपने घर पे ही थे। क्या हो गया? क्या हो गया हमारे राघव को? राघव नैना मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था मैं मेरे बच्चे को इस हाल में देखूंगी और इसके जिम्मेदार तुम हो। तुम राघव के अंतिम संस्कार के साथ मेरा तुमसे, तुम्हारे परिवार से रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। छीन लिया मेरा बेटा तुमने मुझसे। सर बच्चे की बॉडी पर 2 इंजरी मार्क्स हैं, एक सिर पर जो किसी भारी चीज से मारे जाने का है और दूसरा चाकू का जिसे ठीक दिल के बीचों बीच मारा गया और बच्चे की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। मौत के बाद बॉडी को अच्छी तरह से साफ किया गया, या कह सकते हैं कि नहलाया गया। आई डोंट नो व्हाई। मौत का दिन और वक्त क्या रहा होगा? सर करीबन 3-4 दिन पहले। सर लगभग उसी दिन जिस दिन वो गायब हुआ। सर कोलीवाड़ा के आसपास किसी बच्चे के खून से लथपथ कपड़े मिले। कहीं वो राघव के तो नहीं है? राघव के दिल पे वार किया गया, लेकिन उसका शर्ट सही सलामत है। इसका मतलब यह है कि उसके सीने पर जब वार हुआ तब उसके कपड़े उतार दिए गए थे। अगर उसके बॉडी पे कपड़े नहीं थे तो जख्म में कपड़ों के रेशे कहां से मिले? ये कपड़े आइडेंटिफाई करने के लिए नैना को बुलाया है? हो सर, बाहर बस लिए। बोलो, क्या ये राघव के है? हमें एक बात बताइए कि बाबा जी से मिलने गई थी आप? गई थी, लेकिन ये कोई जुर्म तो नहीं है। नहीं है, लेकिन जिसके साथ जुर्म हुआ है वो खुद उस केस के सस्पेक्ट को मिलने जाए तो कोई अजीब नहीं लगता आपको? बाबा ऐसा नहीं कर सकते। मेरे बच्चे की मौत में उनका कोई हाथ हो ही नहीं सकता। वो तो मेरे राघव की जिंदगी की खैरियत के लिए एक बहुत बड़ी पूजा करने वाले थे, लेकिन उसके पहले ही। अच्छा, उन्होंने ये बताया और आपने मान भी लिया? कमाल है। खैर, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अब बाबा जी से मिलने क्यों गई थी?
मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि मेरा बच्चा, तो मैं बाबा के पास गई कि शायद उनके आशीर्वाद से। हाँ डॉक्टर, सर वो फाइबर फैब्रिक का ही है, लाल रंग के सिल्क का। लाल रंग का सिल्क? जी सर। सर इससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं है आपको बताने के लिए। इतनी हेल्प काफ़ी है डॉक्टर, थैंक यू। ओके सर। राघव का स्कूल ड्रेस निकालकर शायद उसे लाल रंग के कपड़े पहनाए और उसके रेशे चाकू के साथ सीने में धंसकर वहीं रह गए, वरना बॉडी के इतने अंदर बारीक रेशे कैसे पहुंच सकते हैं? अब सवाल यह है कि राघव को ये दूसरे कपड़े क्यों पहनाएगा? सर लेकिन सर ढूंढ क्या रहे हैं आप लोग, कुछ बताएंगे मुझे? मिलने के बाद बताएंगे। सर आपका सर्च वारंट है? झगड़े नीड बकरे। हाँ देखिए सर, आप मुझे जानते नहीं हैं, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। वो भी देखते हैं। सर ये किसकी है? ये तो यश की शर्ट है। सर शर्ट तो मेरी है, लेकिन बात क्या है बताते क्यों नहीं? सर नैना के कमरे से मिली। यकीन कीजिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं मारा मेरे बेटे को। वो चुन्नी तो बाबा के हर भक्त के पास है, आश्रम में जाने के पहले पहनना पड़ता है उस चुन्नी को। मैं पहले बहुत तकलीफ में हूँ, ऐसे इल्जाम लगा के मुझे और तकलीफ मत दीजिए। क्या तुम भी वही सोच रहे हो पाटिल जो मैं सोच रहा हूँ? हो सर, लेकिन हम प्रूव कैसे करेंगे? हमारे पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। हर बार जरूरी नहीं है कि सबूत ही मुजरिम तक पहुंचाए, कई बार ऐसा भी होता है कि मुजरिम से उसके जुर्म का सबूत निकालना पड़ता है। मार देना। ए बाबा चल, चल उठ, इसको भी उठा, चल अबे चल। ये सही नहीं कर रहे हैं आप लोग, ठीक नहीं कर रहे हैं, आपको भुगतना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। आखिरी बार पूछ रहा हूं, राघव को क्यों मारा? आपका दिमाग खराब हो। तब तक मारते रहो जब तक ये सच ना बोले। ऐसे ही कपड़ा पहनाकर राघव को मारा था ना तूने, लेकिन तू एक बात भूल गया कि जब तूने राघव को चाकू से मारा था तब ये कपड़े का एक रेशा उसके अंदर चला गया था, और आज उसकी वजह से तुम यहाँ हो। साहब हम तो साधु आदमी हैं साहब, उस दुष्ट के बहकावे में आके ही गलती कर बैठे। तुमने एक मासूम बच्चे की जान ले ली, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे लोग अंधविश्वास पे भरोसा करते हैं और इसी वजह से ये ढोंगी बाबा फल फूल रहे हैं, और तुम्हारी इस हरकत से एक मासूम बच्चा दुनिया से चला गया। अब बताओ राघव को क्यों मारा? वो सर रमन के गायब होने के बाद मैं बाबा से मदद मांगने गया था, उन्होंने मुझे बबूत देकर पूजन करने को कहा, मगर जब उससे भी कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने मुझसे महापूजन करने को कहा। नर बलि देकर पूजन करना पड़ेगा, वो भी अपने खून की। महापूजा, इसका मतलब अपने खून का बलि देना, और तुम मान भी गए। लेकिन हमारा बलि बलि का कोई इरादा नहीं था, हमको लगा कि वो इतनी बड़ी बात के लिए राजी नहीं होगा और उसका हमसे विश्वास भी नहीं टूटेगा, लेकिन वो तो अपने भतीजे राघव को हमारे पास लेके आ गया। बाबा के कहने पर मैं राघव को उनके पास ले गया, क्योंकि राघव मेरा भतीजा था, मेरा अपना खून था। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे मम्मी के पास जाना है। राघव, छोड़ो मुझे। राघव रुको, राघव रुको। बाबा जी, प्रणाम बाबा जी, अब बहुत उचित समय पर आए। अब जल्दी चल, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, चल। रमेश को क्यों मारा? चौंको मत, हमें सब पता है। उसने मुझे बाबा से बात करते हुए सुन लिया था और उसको सब सच्चाई का पता चल चुका था। वो तो भतीजा था तेरा, अपना खून था। लेकिन सर रमन मेरा बेटा था, मेरा बेटा। मैं कमजोर पड़ गया था। अब सारी जिंदगी अपने बेटे से मिलने के लिए तरसना। हाँ? अपनी सूझबूझ, समझ और दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से आखिर पुलिस ने जुर्म की इस पहेली को सुलझा ही लिया, और सामने आया वो सच जिसे देखकर इंसान के साथ साथ शायद भगवान का सर भी शर्म से झुक गया होगा। इंसान का इसलिए क्योंकि जो हुआ उसे करने वाला भी इंसान ही था, और भगवान का इसलिए क्योंकि जो किया गया वो उस भगवान के नाम पर किया गया।
बाबा अर्धनारीश्वर ने अपने लालच और पुरी ने अपने स्वार्थ की वजह से ना सिर्फ एक मासूम बच्चे की हत्या करने का घिनौना अपराध किया, बल्कि उसे छिपाने के लिए एक दूसरे नेक इंसान रमेश की जिंदगी भी उससे छीन ली। ये बेहद जरूरी है कि हम अपने लालच, अपने स्वार्थ और अपनी कमजोरियों को कभी अपने ऊपर हावी ना होने दें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।